हेलो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स लॉ के बाद आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फंडामेंटल आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। जैसे कि मान लो कि एक चार्ज है, यहां पर एक चार्ज है, ये क्यू। ये जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज है यहाँ पर, ये चार्ज अपने चारों तरफ एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा, एक प्रभाव अपना बनाएगा। जैसे मेरा यहाँ पर आसपास एक इन्फ्लुएंस है, आप जहाँ पर होगे आपका भी एक इन्फ्लुएंस होगा। वैसे ही ये जो चार्ज है, उस चार्ज का यहाँ पर आसपास इन्फ्लुएंस होगा, तभी तो अगर कोई चार्ज यहाँ पर दूसरा चार्ज रख दिया जाता है तो उस चार्ज पे ये वाला चार्ज फोर्स लगाने लगता है। क्यों फोर्स लगाता है? क्योंकि इस चार्ज का वहां पर कुछ ना कुछ प्रभाव तो है, तभी तो दूसरे चार्जेस को ये अट्रैक्ट या रिपल कर रहा है। ठीक है, तो ये जो चार्ज है ये सराउंडिंग में, ये आसपास की जो स्पेस है, जो आसपास का रीजन है, वहां पर ये अपना एक प्रभाव बनाता है। तो उसी प्रभाव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज। इस चार्ज का जो इन्फ्लुएंस का रीजन है, ये चार्ज अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो इसी रीजन में इसका इन्फ्लुएंस है। अच्छा, इन्फ्लुएंस कहाँ पर होगा? देखिए ये चार्ज के आसपास जो भी जगह है, यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है, बस जैसे ही आप इस चार्ज से दूर जाते जाएंगे इन्फ्लुएंस घटता जाएगा और इन्फिनिटी तक जाकर इन्फ्लुएंस इसका जीरो हो जाएगा। तो बहुत दूर भी इस चार्ज का कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस तो होगा, वो इन्फ्लुएंस घटता जाएगा, कम रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस तो जरूर होगा। ठीक है, तो इस चार्ज का इन्फ्लुएंस सराउंडिंग में होगा। तो जो सराउंडिंग रीजन है, जो जगह है, जो स्पेस है, उसी स्पेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज, यानी वो रीजन, वो जगह जहां पर चार्ज अपना इन्फ्लुएंस बनाता है। तो चार्ज अपना इन्फ्लुएंस कहाँ बनाता है? अपने आसपास, अपने चारों तरफ जो जगह है वहीं पर। तो वही जो रीजन है जहां पर चार्ज अपना इन्फ्लुएंस बनाता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज। ठीक है, अब ये चार्ज अपने चारों तरफ इन्फ्लुएंस तो बना ही रहा है। अब वो इन्फ्लुएंस कितना है और कैसा है? जैसे मैंने बोला कि इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट यहां पर मैंने बना दिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस चार्ज का इन्फ्लुएंस होगा। अब मैं पूछूं यहां पर कितना इन्फ्लुएंस होगा और कैसा इन्फ्लुएंस होगा? तो इन्फ्लुएंस कितना होगा और कैसा होगा, इसको बताने के लिए हमारे पास दो क्वांटिटीज है। एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी स्केलर क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ना है। आज की क्लास में जो हमें डिस्कस करना है वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, या फिर इसको सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो चार्ज के आसपास इन्फ्लुएंस कितना है और कैसा है वो बताती है। जैसे चार्ज के पास ये पॉइंट है, तो यहाँ पर कितना और कैसा इन्फ्लुएंस होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी बताएगी। इसका नाम क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, या फिर जनरल या कॉमन लैंग्वेज में इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो रीजन भी है, जो जगह आसपास की है उसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको भी कॉमनली इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया जाता है। और इसका जो सिंबल होता है वो है वेक्टर ई। वेक्टर ई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको कॉमन लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर ई,
किसी चार्ज के पास कोई पॉइंट अगर है उस पे इन्फ्लुएंस कैसे बताएगा, ठीक है। तो वेक्टर ई को डिफाइन करने के लिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए क्या हम करेंगे कि यहां पर इस पॉइंट पे हम एक चार्ज ला के रखेंगे जिसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज, ठीक है। इस पॉइंट पे कितना इन्फ्लुएंस है, तो यहां पर इन्फ्लुएंस बताने के लिए कोई ऐसी चीज रखनी पड़ेगी जो इन्फ्लुएंस को सेंस कर सके, ऑब्जर्व कर सके। कितना कोई सेंसर लगाना पड़ेगा, कुल मिला के आप बोल दीजिए कि इस पॉइंट पे कितना इन्फ्लुएंस है, यहां पर एक सेंसर रख देना पड़ेगा। वो सेंसर ऐसा होना चाहिए कि खाली वो सेंस करे, अपना कोई प्रभाव ना बनाए, अपना आसपास खुद कुछ डिस्टर्ब ना करे, खाली उसको रख दिया गया उस सेंसर को, वो खाली इन्फ्लुएंस को सेंस करे कि यहाँ पर कितना प्रभाव है, अपना खुद का कोई प्रभाव ना बनाए, आसपास कुछ भी डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो वो जो सेंसर है वो एक्चुअली कहलाता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज को हम सिंबल Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज, और इसको Q0 लिखते हैं। ये टेस्ट चार्ज क्या होता है? ये बहुत वीक चार्ज होता है, यानी ऐसा चार्ज होता है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, बहुत छोटा चार्ज होता है। कितना छोटा? या टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब आप बोलोगे कि सबसे छोटा चार्ज तो इलेक्ट्रॉन पे होता है, तो उससे भी छोटा चार्ज टेंडिंग टू इन्फिनिटी नहीं, टेंडिंग टू जीरो, बहुत छोटा चार्ज टेंडिंग टू जीरो। तो ऐसा चार्ज प्रैक्टिकली क्या होता है? ऐसा, ये इमेजिनरी चार्ज है, ऐसा चार्ज प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, खाली इमेजिनरी चार्ज है, हमने बस इमेजिन किया है। तो एक इमेजिनरी चार्ज जिसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, जो बहुत छोटा है। आप ऐसा बोल सकते हो कि सब जितना छोटा चार्ज आप इमेजिन कर सको, ठीक है, टेंडिंग टू जीरो। तो ऐसा चार्ज हमने यहाँ पर ला के रख दिया, ये बहुत वीक चार्ज है। अच्छा, ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर कुछ ना बोला जाए तो जनरली टेकन पॉजिटिव, तो जनरली ये पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव भी हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता है, बट अगर कुछ ना बोला गया कॉमन लैंग्वेज में ये पॉजिटिव ही होता है। 99% केसेस में इसको पॉजिटिव मान के ही चलते हैं, तो जनरली टेकन पॉजिटिव। बहुत वीक चार्ज होता है, बहुत कमजोर चार्ज होता है ये। अब ये चार्ज यहाँ पर रखा गया, बोला बहुत वीक चार्ज है, यानी कि ये क्या कर रहा है? ये चार्ज खाली इस वाले चार्ज का इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, अपना कोई प्रभाव नहीं बना रहा है, अपना कोई इन्फ्लुएंस सराउंडिंग में क्रिएट है, क्योंकि खुद बहुत कमजोर है ना, ये बहुत वीक चार्ज है, तो अपना कोई इन्फ्लुएंस सराउंडिंग में नहीं बना रहा, बस सिर्फ इस वाले चार्ज की वजह से जो इन्फ्लुएंस है उसी को सेंस कर रहा है। अब वो इन्फ्लुएंस कैसे सेंस कर रहा है? ये चार्ज इसका फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, तो ये वाला चार्ज जो पॉजिटिव है इस पे कैसा फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव फोर्स अगर लगाएगा तो बताइए क्या ऐसे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा? ये ऐसे। तो टेस्ट चार्ज पे एक रिपल्सिव फोर्स लगा F। तो अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? टेस्ट चार्ज पे जो टोटल फोर्स लगा है डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी को आप मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो, या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये पूरा फोर्स किस पे लग रहा है? टेस्ट चार्ज पर लग रहा है। तो अगर इसी फोर्स को आप टेस्ट चार्ज से ही डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा फोर्स पर यूनिट चार्ज। या टोटल फोर्स को आपने चार्ज से डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा फोर्स पर यूनिट चार्ज, लेकिन चार्ज आपने लिया कौन सा? उसका नाम है टेस्ट चार्ज, तो हम बोलेंगे फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज
फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यही इसकी डेफिनेशन है। अब अगर टेस्ट चार्ज ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो बताइए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी और इन्फ्लुएंस भी ज्यादा होगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताती है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है कि किसी पॉइंट पे कितना इन्फ्लुएंस है, किस डायरेक्शन में है वो भी बताती है, लेकिन हम थोड़ी देर में हम बात करेंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो किसी पॉइंट पर किसी चार्ज का कितना इन्फ्लुएंस है वो बताती है। तो वही तो बता रही है, अगर टेस्ट चार्ज पे फोर्स ज्यादा तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ज्यादा तो ई ज्यादा। तो जितना ज्यादा फोर्स ये टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा उतना ही ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और हम ये समझ लेंगे उस पॉइंट पे इन्फ्लुएंस ज्यादा है। अगर टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कम करता है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगी, यानी इस पॉइंट पे लगने वाला, इस पॉइंट पे जो इन्फ्लुएंस है वो भी कम होगा। ठीक है, अब देखिए इसके अदर फॉर्म्स क्या हो सकते हैं। और वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट, ये हो गया। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ऐसे इसको डिफाइन कर दिया। अब देखिए इसके अदर फॉर्म्स क्या होंगे। बस आपको क्या करना होगा, ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स कौन सा फोर्स है? ये वाला चार्ज इस पे लगा रहा है, ये वाला चार्ज इस पे लगा रहा है। ठीक है, तो ये जो सेपरेशन है इसको मैं पोजीशन वेक्टर R से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। वेक्टर R क्या है? Q नॉट का पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हुआ? पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है, ये डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली है। ये वेक्टर R है क्या? वेक्टर R Q नॉट की पोजीशन बता रहा है, तो पोजीशन में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। ठीक, मैं क्यों लिखा वेक्टर R, मैंने क्यों लिखा अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। देखिए हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का अदर फॉर्म लिखने वाले हैं, तो हमें क्या करना है कि वेक्टर F का फॉर्मूला बता दो। इसी में वेक्टर F का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। वेक्टर F होता है K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब। वेक्टर R होता है वेक्टर फॉर्म में, याद करिए ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। F12 F21 इस तरह से अपने लिखा था, तो वही F12 नहीं लिखा मैंने, तो यहाँ पर भी FR12 नहीं लिखा कुल मिला के। ठीक है, क्योंकि ये वाला फोर्स हम सीधे बोल रहे हैं कि इसी पर देख रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर Q1 की जगह पर Q है और Q2 की जगह पर Q नॉट है, तो ऐसे लिख दिया तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं आपको। ठीक है, अभी यही वेक्टर F का जो फॉर्मूला है यहीं पर उठा के आप रख दो, तो आप समझ पा रहे हैं कि Q नॉट तो कट जाएगा, तो आएगा क्या यहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगा K Q अपॉन R क्यूब वेक्टर R। तो ये वेक्टर फॉर्म में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब स्केलर फॉर्म में इसका फॉर्मूला क्या होगा? स्केलर फॉर्म में अगर इसका फॉर्मूला लिखना है तो F का स्केलर फॉर्मूला लिख दो। अच्छा, F का स्केलर फॉर्मूला क्या होगा? F हो जाएगा K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, यही तो होगा यार, ये जो फोर्स होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, तो यही तो होगा। तो इस फोर्स के स्केलर फॉर्मूले को यहाँ पर रख दीजिए, तो Q नॉट कट जाएगा, तो आएगा क्या? K Q बाई R स्क्वायर। तो ये देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज टेस्ट चार्ज। ठीक है, इसका वेक्टर फॉर्मूला ये हो गया, स्केलर फॉर्मूला ये हो। अब स्केलर फॉर्मूले पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखिए जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यानी अगर चार्ज ज्यादा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, यानी यहाँ पर इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। क्लियर सा मतलब ये है कि अगर चार्ज बड़ा है तो प्रभाव बड़ा होगा बस। अब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी कि ये पॉइंट अगर चार्ज से दूर है, जितना ज्यादा दूर होगा इन्फ्लुएंस या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो R अगर ज्यादा होगा
पॉइंट अगर दूर है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, इन्फ्लुएंस भी कम होगा। तो सीधा सा मतलब समझ में आ रहा है कि हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इन्फ्लुएंस के बारे में बताती है। ये चार्ज अगर बढ़ा तो इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा, और पॉइंट अगर दूर है, ज़्यादा दूर हम देख रहे हैं, तो वहाँ पर इन्फ्लुएंस कम होगा। तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। ये वेक्टर फॉर्मूला भी याद रखना है, और स्केलर फॉर्मूला तो आपको हर हाल में याद होना ही चाहिए, ठीक है। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है इसमें। अब देखिए, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन तीनों को तो मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं, ये इस तरह से, ठीक है। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहले ही बोल दिया, एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, बिल्कुल, क्योंकि शुरू में डिस्कस किया था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना इन्फ्लुएंस है, कितने किस पॉइंट पर और किस डायरेक्शन में है, वो दोनों चीज ये क्वांटिटी बताती है। तो डायरेक्शन कैसे करेंगे? देखिए, ये वाले फॉर्मूले को अगर आप देखो, वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट, तो इसमें वेक्टर ई की वही डायरेक्शन होगी जो वेक्टर एफ की डायरेक्शन होगी, यानी जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यहां पर देखिए, अगर चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इस पे लगने वाला फोर्स रिपल्सिव होगा, ये तो पॉजिटिव हमेशा ही है। तो अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इस पे लगने वाला फोर्स रिपल्सिव, यानी फोर्स की डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज है, यानी वेक्टर ई की भी डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होगी। तो इसकी डायरेक्शन जो है, अगर डायरेक्शन की बात करें तो अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज है। और अगर नेगेटिव चार्ज है, अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, यानी फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स इधर लग रहा है, यानी टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज लग रहा है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगी। तो पॉजिटिव चार्ज फोर्स अवे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवे, नेगेटिव चार्ज तो फोर्स टुवर्ड्स, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी टुवर्ड्स। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होगी। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे की इसकी डायरेक्शन होती है, नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन इतनी ऐसे होती है। ये सारी चीज़ें प्रॉपरली आपको देख लेनी है अभी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम फटाफट, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट देखिए, यूनिट अगर निकालनी है तो E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू है। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, क्यू की यूनिट होती है कूलम, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, या फिर ये वोल्ट पर मीटर भी होती है इसकी यूनिट, वोल्ट पर मीटर। और वोल्ट पर मीटर कैसे होती है ये हम आगे समझेंगे, जब अभी हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे तब वोल्ट पर मीटर कैसे आया है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए बहुत आराम से हम निकाल सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एफ अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्यू नॉट, यही करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या होता है, इतना तो आपको बेसिक याद होगा, mlt-2 होता है फोर्स का, और चार्ज का होता है at, क्यू चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम होता है, करंट का a, टाइम का t। अब इसको
फटाफट आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, ml t माइनस 3 a माइनस 1। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब देखो अगली इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, जैसे कि ये बोला कि चार्ज है, ये चार्ज है कैपिटल क्यू, यहां पर रखा हुआ है, और यहां पर एक दूसरा चार्ज आपने रख दिया स्मॉल क्यू, ठीक है। ये बड़ा चार्ज है, ये छोटा चार्ज, ऐसे बोल सकते हैं। ये कैपिटल क्यू चार्ज है। अब कैपिटल क्यू यहां पर इस स्मॉल क्यू पे फोर्स लगाएगा, बहुत आराम से बिल्कुल फोर्स लगाएगा ये, ठीक। अब देखो जब भी कोई एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, तो अभी तो हमने सीधे पढ़ लिया कि फोर्स इतना इतना होता है कूलॉम्स लॉ से, लेकिन ये जो फोर्स होता है ना, या किसी चार्ज पे किसी चार्ज की वजह से फोर्स लगना, वो 2 स्टेप प्रोसेस होता है। कैसे? ये जो चार्ज है, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, तो पहले स्टेप में क्या होता है, ये वाला चार्ज इस पॉइंट पर अपना इन्फ्लुएंस बनाएगा, फिर उस इन्फ्लुएंस की हेल्प से ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ये वाला चार्ज इस वाले पॉइंट पर जहां पर ये चार्ज रखा हुआ है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, या फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से वो इस वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा। 2 स्टेप प्रोसेस है फोर्स लगाना। कोई एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगाता है, तो वो 2 स्टेप प्रोसेस होता है। तो फोर्स यहां पर आप, ये 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, दूसरे स्टेप में फिर फोर्स लगता है। जैसे यहाँ पर आप कोई दूसरा चार्ज ला के रख दो, तो ये चार्ज पहले यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बनाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, फिर उस पर फोर्स लगाएगा। अब ये चीज़ तो फटाफट हो जाती है, वो तो अलग की बात है, लेकिन प्रोसेस यही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से ही दूसरा चार्ज फोर्स लगाता है, ठीक है। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है। अब देखिए कितना फोर्स होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में ही हमें फोर्स को डिफाइन करना होगा। देखिए अभी तक हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि अगर यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है वो E लगता है, या फिर वेक्टर E। देखो हमने क्या सीखा था, यहां पर इस फॉर्मूले पे फोकस करिए। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या डिफाइन किया है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो E है, ये फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज है, यानी E एक यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स है, या यूनिट टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स है। तो एक यूनिट टेस्ट चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है वो क्या कहलाता है, वेक्टर E कहलाता है। तो मैं बोलूं Q चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा, वो QE कहलाएगा। यही तो बात समझ में आ रही बात। तो Q चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो होता है वेक्टर F इज इक्वल टू Q वेक्टर E। इस तरह से भी हम किसी चार्ज पे लगने वाले फोर्स को डिफाइन करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने पढ़ लिया है, तो अभी अभी हमने देखा कि एक चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो 2 स्टेप प्रोसेस होता है। पहले इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, तब फोर्स लगता है। उसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बना दिया गया। अगर कोई चार्ज है इस पॉइंट पे रखा है और इस पे फोर्स लग रहा है, तो पहले यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई, तब फोर्स लगा। तो कितना फोर्स लगा, वही जो E क्रिएट हुई है मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ द चार्ज। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको चार्ज से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही फोर्स आ जाएगा। वेक्टर F इज इक्वल टू Q वेक्टर E। ये वेक्टर फॉर्मूला हो गया, इसका स्केलर फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू QE। शायद ये बात समझ में आ गई आपको। एक फोर्स का फॉर्मूला K1 Q2 अपॉन R को शायद वो समझ में वो तो हो ही गया था। तो ये फॉर्मूला आपको क्या बताता है, जैसे किसी पॉइंट पे यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, आपको पता है किसी दूसरे चार्जेस की वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, बस इतना ही पता है कि यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, और यहाँ पर हम Q चार्ज ला के रख दें,
तो Q मल्टीप्लाइड बाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बिकम फोर्स। तो F इज इक्वल टू क्यू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है या फिर यहां पर ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरह, ठीक है। कैसे भी मैंने बोल दिया कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है, किसी चार्ज की वजह से होगी। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड याद करिए, अभी हमने देखा था, क्या देखा था, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, यही इसकी डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव चार्ज से अवे और नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स। तो अगर मैंने यहां पर बोल दिया है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है, इसका मतलब है इस साइड में पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर इस साइड में नेगेटिव चार्ज होगा, या फिर इस साइड में पॉजिटिव और इस साइड में नेगेटिव दोनों ही है, तभी राइट साइड में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। अब राइट साइड में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज रख दिया गया, ये प्लस क्यू रख दिया गया है यहां पर, ठीक, तो प्लस क्यू पे जो चार्ज होगा, प्लस क्यू पे जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? कॉमन सेंस आपका क्या कहता है बताइए? ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है, तो यहां पॉजिटिव होगा और उस तरफ नेगेटिव होगा, तभी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है। तो इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव, इस प्लस क्यू पे फोर्स किधर होगा? तो प्लस क्यू इधर वाले प्लस से तो रिपल करेगा और उधर वाले नेगेटिव से अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे फोर्स इधर ही आएगा। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा। बस कहने का मतलब इतना है। और आपको ये एकदम याद रख लेना है अभी कि पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है। जिस डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है। क्यों लगता है ये शायद हम समझ गए थोड़ा बहुत, ठीक है। अभी फिर से मैं बोल दूं यहाँ पर, अभी कुछ अगर रह गया हो, नहीं समझ में आया हो तो अब समझ सकते हो आप फिर से। मैंने फिर से बोल दिया कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है। इसका मतलब है कि इस साइड में प्लस होगा, उस साइड में माइनस होगा, क्योंकि अगर राइट साइड में है तो प्लस से अवे होती है, नेगेटिव के टुवर्ड्स होती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यही हमने सीखा है अभी। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है। अब यहां पर मैंने अगर नेगेटिव चार्ज रख दिया, ये माइनस क्यू यहां रख दिया, तो माइनस क्यू पे किधर फोर्स लगेगा? तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में, इसका मतलब यहां पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो ये प्लस इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा और वो नेगेटिव इस नेगेटिव को अपने से दूर करेगा, रेपल करेगा। यानी कि इस पे किधर फोर्स लगेगा? इस पे हर हाल में इस तरफ फोर्स लगेगा। शायद बात आपको समझ में आ रही। तो आपको यहां क्या समझ में आया? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है, क्योंकि हमने देखा ना अभी कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर रखे हुए चार्ज पे हर हाल पे फोर्स लगेगा। कहीं पर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पर अगर आपने चार्ज रख दिया तो फोर्स लगेगा ही कितना फोर्स लगेगा? क्यू ही लगेगा। किसी दूसरी, एक बार और मतलब अगर कुछ भी कंफ्यूजन है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बिल्कुल स्किप मत करिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कोई दूसरा चार्ज बना रहा है। उस एक चार्ज ने अपने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने दूसरा कोई चार्ज लाकर रख दिया, तो उस चार्ज पे फोर्स लगेगा हर हाल में। कितना फोर्स लगेगा? क्यू ई के बराबर फोर्स लगेगा। वो किस डायरेक्शन में लगेगा? अगर जो चार्ज आपने लाकर रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा, अगर चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इतनी बात आपको याद रखनी है, बहुत कायदे से इसको समझना है, ठीक है। इस पे आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और है, उस पॉइंट को डिस्कस करके हम सीधा क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक, देखो अगला लास्ट पॉइंट जो है वो ये है
कि ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ओबे करती है। कैसे? जैसे कि मान लो कि ये पॉइंट है, ठीक है, और यहां पर अलग अलग चार्जेस हैं। ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q3 है, ठीक है। तो ये और भी चार्ज हो सकते हैं, मैं ले नहीं रहा हूं। तो ये सारे चार्जेस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, ये भी और ये भी। अगर तीनों पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम चार्ज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, ठीक है। तो इधर देखिए, इस Q1 की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो टेस्ट चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन होती है, और इसकी डायरेक्शन बनाते टाइम वही चीज आप ध्यान रखेंगे, इट इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस एंड चार्ज एंड द पॉइंट। इस पॉइंट, ये चार्ज और पॉइंट को जोड़ेंगे, जो लाइन बनेगी उसी के लाइन के अलोंग इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव है तो अवे आ जाएगा, अगर नेगेटिव है तो टुवर्ड्स आ जाएगा, बस इतना सा होगा, ठीक है। जब आप वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये जो वेक्टर होगा ये उस लाइन के अलोंग होगा जो चार्ज और पॉइंट को जोड़ेगी, ठीक है, क्योंकि फोर्स भी हम ऐसे ही बनाते थे, ठीक। अब Q2 है, Q2 भी इस पे यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उसको मैं बोल देता हूँ E2 ऐसे। और Q3 है, Q3 भी यहाँ पर अपनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और इसको मैं बोल देता हूँ E3। तो यहाँ पर तीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे एक इन्फ्लुएंस ये है, दूसरा इन्फ्लुएंस ये है, तीसरा इन्फ्लुएंस ये है, तीनों को मिला के एक नया इन्फ्लुएंस होगा, और वो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी वेक्टर E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओबेज, इसको प्रॉपरली ऐसे लिखिए, या मैं सीधे लिख दे रहा हूं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जहां पर E है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओबेज प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ओबे करता है, यानी कि अगर किसी पॉइंट पे अलग अलग चार्जेस की वजह से अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस पॉइंट पे जो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सारे चार्जेस की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट होगी। बस यही मतलब है, जो फोर्स में आपने देखा था वही चीज़ है। तो ऐसे आप करेंगे, और इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जैसा कि हमने फोर्स में देखा था। आगे उसकी बात करेंगे। तो अभी हम क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखना है हमें, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, फटाफट पढ़ लीजिए। कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हीलियम न्यूक्लियस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम द न्यूक्लियस। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक हीलियम न्यूक्लियस है। देखिए हीलियम न्यूक्लियस होता क्या है, हीलियम न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं। अगर 2 प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर। जितना चार्ज, ठीक है, पहले हीलियम न्यूक्लियस ये बना लेते हैं। देखो ये हीलियम न्यूक्लियस है, हीलियम न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन है, ठीक है। अब इस पे अच्छा हमें क्या निकालना है, हीलियम न्यूक्लियस से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर एक पॉइंट है, वहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्वेश्चन कह रहा है सीधा, ठीक है। हीलियम न्यूक्लियस से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ये जो हीलियम का न्यूक्लियस है वो क्या है, 2 प्रोटॉन होता है, तो उस पर चार्ज कितना होगा, एक प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, तो इस पे चार्ज होगा 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वो भी पॉजिटिव।
तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो होगा +2e, इतना चार्ज होगा। तो इस चीज को मैं प्रॉपरली ऐसे बना सकता हूं, हीलियम न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो +2e है, ऐसे, ठीक है। 2 प्रोटॉन था तो ये फाइनली मैंने कर दिया। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को मान लो P, तो EP जो हो जाएगा वो KQ/R² होगा। ये फॉर्मूला याद है, अभी आपने देखा था, EP = KQ/R²। अब जिस तरह से कूलॉम्स लॉ के स्केलर फॉर्मूले में आप चार्ज की वैल्यू विदाउट साइन रखते थे, वैसे ही इसमें भी चार्ज की वैल्यू विदाउट साइन रखेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, मतलब वैल्यू खाली रखेंगे, साइन से कोई मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा K कितना होता है 9 × 10⁻⁹। Q कितना है 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 और डिवाइडेड बाय R²। R 1 एंगस्ट्रॉम है और 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये 10⁻⁻10 मीटर, हमें SI यूनिट में वैल्यू निकाल रहे हैं हम, SI यूनिट में सब कुछ रखना पड़ेगा हमें, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.88 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलम, ठीक, इस तरह से, ठीक, यही आ रहा है। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है, ये आ जाएगा इसको, ठीक है। इसको देख लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। A point charge of 0.009 microcoulomb is placed at the origin. Calculate the intensity of electric field due to this point charge at point √2, √7, 0. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले आप इसको पढ़िए, फिर मैं बता रहा हूँ इसका मतलब। देखिए दिया क्या हुआ है कि एक चार्ज है जो ओरिजिन पर है, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई और ये z एक्सिस हो गई। ये चार्ज ओरिजिन पर है Q और जो कि है 0.009 माइक्रोकूलम, ठीक है। और एक पॉइंट है जो है √2, √7, 0। इस पॉइंट का नाम बोल देते हैं P, ठीक है। तो इस पॉइंट P पर इस Q चार्ज की वजह से आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पॉइंट P की पोजीशन दी है प्रॉपरली, तो पोजीशन वगैरह देने का मतलब ये है, कुल मिला के ये इंडिकेट करना है कि पॉइंट P पर आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो वेक्टर फॉर्म में, यानी पॉइंट P पर आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों बताओ। कुल मिला के आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में निकालना है। स्केलर फॉर्म में निकालना होता तो E का फॉर्मूला होता है KQ/R², आप फटाफट निकाल सकते हो। E के स्मॉल के पता ही है, Q पता है, बस R ये निकाल लेना है, R निकाल ही सकते हो, कोई भी फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे, इंडिकेट कर रहा है कि वेक्टर फॉर्म में निकालना है। तो कैसे वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला आप बताइए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R³ वेक्टर R, याद है, अभी देखा था, ठीक है। तो K कूलम्ब कांस्टेंट है, Q तो पता ही है, R क्या है, स्मॉल r। स्मॉल r होता है पॉइंट जहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और चार्ज के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। और वेक्टर R क्या है, वेक्टर R है जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर, यानी ये पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर R, ठीक। अब वेक्टर R है क्या, पोजीशन वेक्टर, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ये पॉइंट की पोजीशन बता रहा है ओरिजिन से, और पॉइंट की डायरेक्शन भी बता रहा है ओरिजिन से, पोजीशन वेक्टर। ये कितना हो जाएगा, देखिए ये वेक्टर R जो होगा ना, अगर कोऑर्डिनेट्स आपको किसी पॉइंट के मालूम है तो उसका पोजीशन वेक्टर तुरंत निकाल सकते हो आप। इसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट दिया हुआ है,
√2, √7 और 0। तो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट से इसका पोजीशन वेक्टर कैसे बना सकते हो? x कोऑर्डिनेट क्या है? √2, तो इसकी x पोजीशन हो जाएगी √2i कैप। इसका y कोऑर्डिनेट है √7, तो इसकी y पोजीशन जो हो जाएगी वो √7j कैप। और z कोऑर्डिनेट है 0, तो इसका z पोजीशन जो हो जाएगी 0k कैप हो जाएगी। और इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा √2i कैप प्लस √7j कैप प्लस 0k कैप। इसको फाइनली मैं ऐसे लिख देता हूँ √2i कैप प्लस √7j कैप। अब वेक्टर r आ गया, वेक्टर r से ही हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि r क्या है? r यही डिस्टेंस है। वेक्टर r का जो मैग्नीट्यूड है वही तो ये है, और वही r होता है। तो वेक्टर r से ही हम r निकाल सकते हैं। वेक्टर r पता है तो r भी आ जाएगा। कैसे? ये फॉर्मूला मालूम है आपको, स्क्वायर ऑफ x कॉम्पोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ y कॉम्पोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ z कॉम्पोनेंट। अगर नहीं मालूम, क्लास 11th में मैंने पूरा पढ़ाया है, वीडियो भी पड़ी हुई है, उसमें देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 मीटर। अच्छा, ये सब मीटर में दिया हुआ था भैया। ठीक है, अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकालना 1 रुपए का काम है, सिंपल है। के की वैल्यू रख दीजिए 9 × 10⁹। क्यू कितना है? 0.009 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। और वेक्टर आर अभी रखते हैं, आर कितना है? 3 का क्यूब, और वेक्टर आर हमारा है √2i कैप प्लस √7j कैप। ठीक है, अब ये थोड़ा सा फोकस करो, हल्का सा सॉल्व करो, कुल मिला के 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 3 आ जाएगा। तो बस ये आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3√2। ये 3 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3√2i कैप प्लस √3√7j कैप आ जाएगा। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम में होती है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर हमने निकाल ली है वेक्टर फॉर्म में, इस तरह से। शायद बात क्लियर है, एक बार प्रॉपर्ली देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप पढ़िए। कैलकुलेट द इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन ड्यू टू इन्फिनिट नंबर ऑफ चार्जेस एज शोन। देखिए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया है, तो यहाँ पर कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सबका मतलब सेम है। तो दो केसेस दिए हुए हैं, मैं बना दे रहा हूँ। पहला जो केस है वो ऐसा है। ठीक, ये 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस पहले ये वाले पार्ट पर फोकस करते हैं। तो ये एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिन है, और ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर है, और 1 मीटर पे चार्ज क्यू है, 2 मीटर पे चार्ज क्यू है, 4 मीटर पे चार्ज क्यू है। इस तरह से आगे भी चार्जेस हैं। ठीक है, जो बनाया नहीं गया है। तो आपको O पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब देखिए,
ओ पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? ओ पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस चार्ज की वजह से भी होगी, इसकी वजह से भी होगी और इसकी वजह से भी होगी, ठीक है। अच्छा, अगर ये सब पॉजिटिव है, दिया ही हुआ है प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ओ पॉइंट पे जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस क्यू की वजह से वो लेफ्ट में होगी, क्योंकि अवे फ्रॉम पॉजिटिव होता है। इस क्यू की वजह से भी ओ पर लेफ्ट साइड में होगी, इस क्यू की वजह से भी ओ पर लेफ्ट साइड में होगी। तो जितने भी चार्जेस आगे दिए हुए हैं सबकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ओ पर लेफ्ट साइड में भी है, नहीं है। तो इस पे जो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सबकी बनाई हुई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के समेशन के बराबर होगी। इसकी फील्ड, इसकी फील्ड, इसकी फील्ड सब यहाँ पर आएगी, सब जुड़ जाएगी। तो ईओ जो होगा वो इसकी फील्ड प्लस इसकी फील्ड प्लस इसकी फील्ड प्लस आगे के चार्जेस की फील्ड के बराबर होगा। तो इसकी फील्ड कितनी होगी? ये हो जाएगी के क्यू अपॉन 1 स्क्वायर, ये तो 1 है ना, ठीक है। इसकी फील्ड यहाँ पर कितनी हो जाएगी? हो जाएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस इसकी फील्ड यहाँ पर कितनी हो जाएगी? हो जाएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। शायद इतनी बात क्लियर हो रही है आपको। अब बस कुल मिला के सबको हमने ऐड कर दिया, क्योंकि सबकी फील्ड लेफ्ट साइड में ही थी, तो सबको हमने जोड़ दिया फटाफट। अब बस सॉल्व करना रह गया है। अब इसमें देखिए आप, इसमें अगर आप के क्यू कॉमन लें तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 एंड सो ऑन, ऐसे। ये इन्फिनिट टर्म्स हैं, यहाँ पर कुछ दिया नहीं गया, इसका मतलब इन्फिनिट टर्म्स है। ये डैश बना दिया गया, यहाँ भी इन्फिनिट टर्म्स है ये, ठीक है, इन्फिनिट टर्म्स है। अब बताइए, ये एक इन्फिनिट सीरीज हो गई है। इन्फिनिट सीरीज को जोड़ना अगर मैथ्स में पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है यार। अगर बायो के स्टूडेंट्स है तो क्लास 11 में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई गई जिसमें पढ़ाया गया था। देखिए ये इन्फिनिट सीरीज है, इसका जो फर्स्ट टर्म है, पहला टर्म है वो A1 है, तो इसमें A1 है। अब देखिए ये 1 है, अगला वाला टर्म कैसे आया? इसमें 1/4 मल्टीप्लाई कर दिया गया तो ये आ गया। अब अगला वाला कैसे आया? इसमें 1/4 मल्टीप्लाई कर दिया गया तो ये आ गया। अगला वाला टर्म कैसे आया? इसमें 1/4 मल्टीप्लाई कर दिया, अगला वाला आ गया। यानी इसमें जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो को हम R लिखते हैं, वो है 1/4। थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बहुत डिटेल में अभी डिस्कस नहीं कर सकते। इसका जो कॉमन रेशियो है वो है 1/4, यानी 1/4 हर टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है और अगला वाला टर्म बन रहा है, ठीक है। तो इन्फिनिट सीरीज का जो सम होता है वो होता है A/1 - R। ये फॉर्मूला होता है भैया। इन्फिनिट सीरीज जो होती है उसका सम का फॉर्मूला होता है A/1 - R। यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं इसको, के क्यू। इसमें A कितना है? 1 है, 1 - R मतलब 1/4, 1 - 1/4 तो 3/4 हो गया, तो ये 4/3 बन जाएगा, यानी 4/3 के क्यू। ये O पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। शायद समझ में आया। बस इसमें कुल मिला के इतना करने के बाद तो खाली आपको सीरीज सॉल्व करनी थी। फर्स्ट टर्म देख लिया, कॉमन रेशियो देख लिया, इन्फिनिट सीरीज का सम का फॉर्मूला देख लिया, अप्लाई कर दिया, आ गया। अब सेम चीज़ यहाँ पर भी है, और थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर, वहाँ पर नेगेटिव चार्जेस भी है यहाँ पर। अब देखिए O पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये Q बनाएगा, -Q बनाएगा, ये +Q बनाएगा, आगे वाला -Q भी बनाएगा। ऑल्टरनेट पोजीशंस पे पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे हैं उसमें, ठीक है। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे लेफ्ट साइड में बनाएगा फील्ड, और नेगेटिव चार्ज राइट साइड में बनाएगा। फिर पॉजिटिव लेफ्ट साइड में बनाएगा और नेगेटिव राइट साइड में बनाएगा। पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर जो फील्ड आएगी वो लेफ्ट आएगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव होती है। इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पर जो फील्ड आएगी
वो राइट साइड आएगी, टूवर्ड्स नेगेटिव होती है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि राइट साइड को पॉजिटिव बोल दिया, सॉरी लेफ्ट साइड को पॉजिटिव बोल दिया, राइट साइड को नेगेटिव बोल दिया, यानी जो फील्ड लेफ्ट साइड में है उसको पॉजिटिव मान लेते हैं और जो फील्ड राइट साइड में है उसको नेगेटिव मान लेते हैं। इसकी वजह से पॉजिटिव फील्ड होगी और वो कितनी हो जाएगी, के क्यू अपॉन 1 स्क्वायर। इसकी वजह से नेगेटिव आएगी, इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो इस तरफ होगी। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब क्योंकि आंसर जो है प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगा ऐसे, अदरवाइज नेगेटिव आंसर आएगा, कोई इशू नहीं है उसमें। आप राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अब देखिए इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो राइट साइड में होगी, वो नेगेटिव हो गई, के क्यू अपॉन 2 स्क्वायर। अब इसकी वजह से फील्ड लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट पॉजिटिव है, के क्यू अपॉन 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसमें के क्यू आप कॉमन मान लीजिए और ये हो जाएगा 1 - 1/4 प्लस 1/16 एंड सो ऑन, ठीक है। अब फिर से इन्फिनिट सीरीज बन गई। इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, अगला वाला टर्म कैसे आया, 1 में -1/4 मल्टीप्लाई किया तो -1/4 आ गया। अब -1/4 में फिर से -1/4 मल्टीप्लाई किया तो 1/16 आ गया। 1/16 में -1/4 मल्टीप्लाई किया तो अगला टर्म आ गया। यानी कि हर अगला टर्म लाने के लिए हम पिछले टर्म में -1/4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है 1 और कॉमन रेशियो जो है वो -1/4 है और इन्फिनिट सीरीज है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा a/1 - r, ये अभी बताया ही गया है, ठीक। इसमें के क्यू, सॉरी ये 1/1 - r यानी 1 - -1/4। अब इसको सॉल्व करिए और बताइए क्या आएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 1/4 यानी 5/4 हो जाएगा। देखिए 5/4, ये ऊपर जाएगा तो 4/5 हो जाएगा, ये तो 4/5 के क्यू ये आ जाएगा। क्लियर है बात? पॉजिटिव आया है मतलब नेट फील्ड किधर है, नेट फील्ड इस तरफ है। आंसर पॉजिटिव आया है और पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब ये लेफ्ट साइड में, तो नेट फील्ड जो है वो लेफ्ट साइड में उतनी है 4/5 के क्यू। इसमें तो सब कुछ नेगेटिव लेफ्ट साइड में था, इसमें हमने ऑलरेडी लेफ्ट साइड में सब लेफ्ट साइड को पॉजिटिव इसमें भी माना ही था, ठीक, अंडरस्टूड था वो। एक बार देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है। अब देखो यार अगली अभी और भी इसमें क्वेश्चंस है और जो आगे के क्वेश्चंस है वो तो और अच्छे हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। अभी ठीक ठाक ये सवाल सब ठीक ठाक हैं, सब अच्छे हैं सवाल है। अभी आगे इसमें 3 सवाल और हैं जो अच्छे से डिस्कस करने हैं और आगे टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी क्लास थोड़ा सा लंबी हो जाएगी तो अभी मैं इन क्वेश्चंस को नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चंस को उठाएंगे, अगली क्लास में मैं उन्हीं क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूँगा और आगे का टॉपिक भी देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, इसको प्रॉपरली रिवाइज करिए, पढ़ाई करिए, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन गुड बाय।